हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे का नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने दो चैप्टर के बारे में देखा हुआ था, चैप्टर नंबर वन एंड। और एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज आपको बतानी है। यूपीएससी 2022 के लिए, यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स के लिए दो कोर्स स्टार्ट किया गया है। आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। वैसे मैं ये चीजें ऐसे बताता नहीं हूँ, बट ये दो इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं। एक आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज है ऑफ एमसीक्यू, जिसमें हम 2021 जनवरी से लेके अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें करीब 1500 से ज्यादा करंट अफेयर्स के एमसीक्यू होंगे। और ये मंथली एमसीक्यू होंगे। ओके, यानी कि जनवरी 2021 का जो 100 एमसीक्यू मिलेगा आपको फरवरी 2021, तो जनवरी 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक, यानी कि करीब 1.5 साल का आपका ये एमसीक्यू होगा। हर मंथ में आपको करीब 100 क्वेश्चन ये मिलेंगे। इसके अलावा उसमें इंक्लूडिंग बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होंगे। तो ये एक चीज होगी। साथ ही साथ हमने प्रीलिम्स यूपीएससी 2022 के लिए ही, इसके प्रीलिम्स के लिए ही हमने एक दूसरा कोर्स लाया हुआ है, जो कि स्टैटिक पोर्शन का एमसीक्यू है, जिसमें हम करीब 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। इसमें जो एमसीक्यू होंगे वो सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बिल्कुल रिलेटेड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, आपको वैदिक टाइम हो गया, इसके अलावा मौर्यन टाइम हो गया, या फिर आप बुद्धा या फिर महावीरा के बारे में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल चैप्टर वाइज वहां पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो करीब 300 प्लस एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके रिवीजन में भी काम आएगा, और कहीं ना कहीं आपका जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ पाए एग्जाम में, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि 120 से ज्यादा आप प्रीलिम्स में कवर कर पाए, इतने मार्क्स आपके आए। तो ये दो कोर्स है, आप जाके ऐप पर इनको चेकआउट कर सकते हैं। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड बेस्ड है। ओके, और वहाँ पर ये कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। वैसे इनके कोर्सेस लिंक में भी प्रोवाइड कर, आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाए उनके लिंक, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड चैप्टर। हर चैप्टर में हम देखेंगे एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में, यानी कि बेसिकली इसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं ये सारी बातें करने वाले हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ फैक्ट्स यहाँ से आते हैं। कुछ फैक्ट्स जैसे कि कौन सी टॉप कंट्री है जहां पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सी टॉप कंट्रीज है जहां से हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, कौन से टॉप कॉमोडिटीज हैं जो, या फिर सर्विसेज हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर कौन सी कॉमोडिटी या सर्विसेज है जिन्हें ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, इन सबको हम देखेंगे। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, और पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान लगा के इन सब फैक्ट्स को देखना है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की, यानी कि हम कहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में, और उसके बाद यूएई, और उसके बाद चाइना। यानी कि एक्सपोर्ट में यूएसए सबसे ज्यादा हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद यूएई में एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं। और वहीं जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, देन यूएई से इंपोर्ट करते हैं, और देन यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड ये चीजें हैं। नाउ, इसके बाद हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व है, जो कि 2021 में 633.6 बिलियन यूएसडी डॉलर के आसपास में ये फॉरेक्स रिजर्व था, और अब तक का सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट रिजर्व है इंडिया के मामले में। तो फोर्थ लार्जेस्ट लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। तो ये भी याद रखना है आपको कि चौथा नंबर आता है फॉरेस्ट रिजर्व के मामले में इंडिया का। यहाँ पर आपको ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपको यहाँ पर ट्रेंड नजर आएगा। वैसे अगेन यहाँ पर देखेंगे कि 2021 का डेटा प्रोविजनल ही है, यानी कि फोर्थ क्वार्टर का डेटा नहीं है हमारे पास। लेकिन फिर भी आप जो थर्ड क्वार्टर तक ही जो डेटा है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नजर आएगा वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम एंड वर्ल्ड ट्रेड वैल्यू का। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। ओके, एंड उस क्वांटिटी की कितनी वैल्यू है वो हो गई। तो आप वैल्यू देखेंगे कि ये तो ज्यादा ही है क्वांटिटी के कंपैरिजन में। लेकिन वही 2020 में आप देखेंगे कि 20 में अगेन जो इसकी यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम था वो उसके वैल्यू से ज्यादा था।
ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि 2021 के पीरियड में जो वैल्यू था वो ज्यादा था क्वांटिटी के कंपैरिजन में, लेकिन 2020 जो था वहां पर वैल्यू कम था वॉल्यूम के कंपैरिजन में, वॉल्यूम ज्यादा था, यानी कि कम निगेटिव था वॉल्यूम। एक चीज और देखेंगे कि 2020 के बाद, 2020 के बाद यानी कि करीब हाफ क्वार्टर समझ लीजिए या फिर क्वार्टर सेकंड समझ लीजिए, यहां से ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोनों, चाहे वैल्यू की बात करें चाहे वॉल्यूम की बात करें। लेकिन आप एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे कि 2021 के मिड से यानी कि हाफ फाइनेंशियल ईयर से आप देखेंगे कि ये इसके बाद ये यहाँ पर डिक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। तो पैटर्न अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आपको क्वार्टर या हाफ ईयरली ऐसे करके क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो पूरा फाइनेंशियल ईयर का पूछती है। पूरा फाइनेंशियल 2021 का देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में तो इंक्रीज करता है और सेकंड हाफ में ये डिक्रीज करता है। अब क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ जाएगा तो वहां पर डिक्रीज हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है तो वो ज्यादा एक्यूरेट फिर हो जाएगा, तो कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं है। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट इज इंडिया मर्चेंडाइज ट्रेड। मर्चेंडाइज ट्रेड का मतलब होता है जो फिजिकल गुड्स होती हैं उनका ट्रेड, उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ओके, तो आप देखेंगे चाहे एक्सपोर्ट हो या फिर इम्पोर्ट हो, जो प्री पैंडेमिक का लेवल था उसके आसपास यहाँ पर पहुंचने की कोशिश होती है, यानी कि पैंडेमिक के समय जो इम्पोर्ट इम्पोर्ट दोनों घटे थे उससे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है जब हम स्टेट ऑफ इकोनॉमी यानी कि ओवरव्यू के बारे में देख रहे हैं, तो वहां पर भी हमने देखा था कि इंपोर्ट भी बढ़ा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, लेकिन इंपोर्ट ज्यादा बढ़ा है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। दैट्स वाई जो नेट एक्सपोर्ट था वो क्या था आपका, निगेटिव था। ठीक है, दोनों बढ़ा है लेकिन इंपोर्ट ज्यादा बढ़ा है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया का मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट की जहां तक बात की जाती है, तो यहाँ पर पीओएल एक्सपोर्ट, पीओएल का मतलब होता है पी मतलब पेट्रोलियम, ओ से ऑयल एंड एल से लुब्रिकेंट। तो पीओएल एक्सपोर्ट एंड नॉन पीओएल एक्सपोर्ट। अब इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे 2020-21 और 21-22 का ट्रेंड, तो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। और ये सीधी सी बात है, इसमें तो कोई इतना है भी नहीं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि भाई एक्सपोर्ट तो और इंपोर्ट दोनों बढ़ा है 2020 के कंपैरिजन में। 2020 में आपको पता है कि पूरा जो फर्स्ट कोविड का वेव वन ग्लोबल सप्लाई चेन वाज डिस्टर्बेड, तो उसकी वजह से 2020 में आपको कम रहा था। 2021 में इकोनॉमी रिवाइव करती है एंड बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू या फिर गवर्नमेंट करती है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बढ़ते हैं। यहाँ पर खास करके एक्सपोर्ट के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पर बात की गई है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कितना है पीओएल का, नॉन पीओएल का। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर देखेंगे कि 2021-22 में आपको ज्यादातर नॉन पीओएल एक्सपोर्ट का ज्यादा आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है कंपेयर टू पीओएल एक्सपोर्ट। ओके, ये एक चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट राइज हुआ है इसका कारण क्या है। ठीक है, एक्सपोर्ट राइज का कारण यह है कि जो आपका पीओएल है ये, और जो पीओएल में जो पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट की बात करते हैं जो कि करीब 15% है टोटल एक्सपोर्ट का, एज वेल एज नॉन पीओएल एक्सपोर्ट की बात करें, इंडिकेटिंग द ब्रॉड बेस्ड नेचर ऑफ एक्सपेंशन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो बेस था वो एक्सपैंड कर रहा है। बेस एक्सपैंड करने का मतलब कि 2020 में जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ था और जो क्रूड ऑयल है उनकी प्राइसेस भी काफी नीचे हो गई थी, वो तो निगेटिव में आ गई, में भी आ गई थी। तो ये जो था वो अचानक 2020 के लास्ट से फिर ये धीरे धीरे बढ़ना ही स्टार्ट होता है, तो वो एक्सपेंशन जो देखने को मिलता है इसकी वजह से एक्सपोर्ट में हमारा क्या होता है कि ज्यादा इजाफा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो हम फैक्ट्स की बात कर रहे थे, 10 एक्सपोर्ट कमोडिटीज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उनमें सबसे पहला नंबर आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दूसरा नंबर आता है पल्स प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स, थर्ड नंबर आता है आयरन एंड स्टील, फोर्थ नंबर आता है ड्रग्स फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स, एंड फिफ्थ नंबर आता है गोल्ड एंड अदर प्रीसियस मेटल ज्वेलरी। तो चूंकि यहाँ पर 10 लिखे गए हैं तो 10 चाहे तो अगर आप याद कर सकते हो याद कर लीजिए, लेकिन 5 तक तो आपको याद करना ही होगा। उसी तरीके से 10 हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की बात करें, 10 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, तो सबसे ज्यादा हम मैरीन प्रोडक्ट्स को करते हैं, उसके बाद राइस अदर देन बासमती, देन स्पाइसेस, देन शुगर, देन बफेलो मीट, देन राइस,
देन राइस में बासमती, उसके बाद आता है कॉटन रो इंक्लूडिंग वेस्ट, व्हीट, कैस्टर ऑयल एंड मिसलेनियस प्रोसेस्ड आइटम्स। इसके बाद वैसे सेक्टर्स जिन्होंने ज्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट किया, यानी कि ज्यादा एफडीआई उनमें लगा हुआ, कौन से सेक्टर में, तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पर एफडीआई आया हुआ है। दूसरे नंबर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड थर्ड नंबर पर सर्विस सेक्टर, फोर्थ पर ट्रेडिंग एंड फिफ्थ नंबर पर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स, जहां पर ज्यादा एफडीआई इनफ्लो देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा कहां से एफडीआई हमारे यहाँ आया हुआ है? फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर, देन यूएसए, देन मॉरिशस, देन नीदरलैंड एंड देन जापान। याद रखिएगा इस फैक्ट्स को। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करते हैं हम, तो जैसा कि अगेन यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो डेटा है 2021 का मात्र अप्रैल से नवंबर तक ही। ओके, तो 2020 के अप्रैल से नवंबर से इसकी कंपैरिजन की गई है, तो 2021 का अप्रैल नवंबर में आपको ज्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिलता है एंड दिस वाज द ग्रोथ ऑफ करीब 23%। ठीक है, 2020 का अप्रैल नवंबर से कंपेयर 2021 के अप्रैल से नवंबर का, तो आपको करीब 23% का ग्रोथ देखने को मिलता है। और हमने अगेन फर्स्ट चैप्टर में भी देखा हुआ था कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ देखने को मिला है। तो अगेन अब यहाँ का अगर पूरा डेटा मार्च तक का आ जाएगा, तो अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा कि कितना एग्जैक्ट एक्सपोर्ट हुआ है। तो अगर एक अपवर्ड ट्रेंड उस समय बनता है, तो अगेन यू विल रिमेंबर कि 19-20, 20-21 और 21-22 में 3 साल में आपको अपवर्ड ग्रोथ देखने को मिला है एक्सपोर्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो अब इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको किसका? अप्रैल का। अप्रैल में आपको मार्च तक का डेटा मिले। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। तो कहां पर हम सबसे ज्यादा अब भेजते हैं, तो अभी हमने इसको पढ़ लिया था पीछे ही, तो स्किप करते हैं। पहले यूएसए, उसके बाद यूएई, चाइना, बांग्लादेश, हांगकांग, तो हमने पीछे पढ़ा इसको। आगे बात करते हैं मेजर स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट। तो खास करके 2021 में कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए गए थे जो कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इनका यूज होता है। जनरली यहाँ से क्वेश्चन अगर कुछ नया स्टार्ट हुआ है तो अगेन प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, और ये सब टॉपिक्स आपको मेंस पेपर थर्ड में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, और यहाँ से एकदम डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 21-22। ओके, तो इस तरीके से लिख के आप इनको लिख भी सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए गए हैं उन पर ड्यूटीज और टैक्सेस को घटाया गया, जो कि इफेक्ट हो गया 1 जनवरी 2021 से। ठीक है, तो बेसिकली इट वाज एन इंप्रूवमेंट ओवर द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये जो एमईआई इस स्कीम है, इसके अंदर भी जो एक्सपोर्ट किया जाता था उस पर सब्सिडी दी जाती थी। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ड्यूटीज और टैक्सेस कवर थे जिसको कम किया गया था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वैट जो कि फ्यूल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पर लगते हैं, मंडी टैक्स यानी कि जो मार्केट टैक्स लगता है, स्टैम्प ड्यूटी एंड सो ऑन। तो ये सब टैक्स एंड ड्यूटीज थी जिसको कम किया गया है एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे। इसके बाद डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। तो आपको पता होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो एक स्कीम है वो लॉन्च किया गया है, जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसे प्रोडक्ट को चूज करने की बात की गई जिसमें पोटेंशियल हो एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इस स्कीम के तहत आप देखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाई गई है, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट में उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करे जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट होने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग देन और सारा काम किया जाएगा। इसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, यानी कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको कुछ इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। तो 2021-22 के लिए करीब 14 ऐसे की सेक्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, इट प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द कंपनीज ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स। ओके, यानी कि अगले महीने में पिछले महीने से ज्यादा सेल होना चाहिए। ओके, तो अगर आप ऐसा करते हैं इंक्रीमेंटल सेल मिलता है तो फिर आपको इंसेंटिव्स फिर मिलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये क्या है? बेसिकली आपको एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि ये बताने के लिए कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ का ओरिजिन है। ओके, तो वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो उसको भी इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया, तो ऑनलाइन ही आप उसको लिया जा सकता है। एंड इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 15 अप्रैल 2021। इसके बाद एग्जिम बैंक जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एरिया में लोन देने का काम, एडवाइजरी देने का काम, सपोर्ट देने का काम करता है, तो सरकार ने इसमें भी करीब 50 करोड़ रुपए 2021-22 में इन्फ्यूज किए किए हैं। इसके अलावा
ईसीजीसी की बात करें, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका नाम ही है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी। तो एक्सपोर्ट करने के लिए जो एक्सपोर्ट करने वाले बोरोवर जो एक्सपोर्टर्स हैं, ओके, उनको बेसिकली ये क्रेडिट गारंटी देता है। तो जब कोई बैंक एक्सपोर्ट के लिए लोन देती है, तो अगर उसका लोन एनपीए में कन्वर्ट हो जाए या फिर रिकवर ना हो पाए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन इन द सेंस की क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो सरकार ने इसमें करीब 4400 करोड़ रुपए इसमें आपको इन्फ्यूज किए हैं, करीब 5 सालों के लिए, 5 ईयर्स के लिए, जो कि 2021 से 2026 तक ये जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा एक और स्कीम है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। यू नो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनका आगे हम यूज कर पाए और दूसरे प्रोडक्शन करने में। तो आप देखेंगे कि जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें भी इन कैपिटल गुड्स के प्रमोशन की और प्रोक्योरमेंट्स की बात की गई है। अगेन और भी बहुत सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, जैसे कि आपको टाइस हो गया, एमएआई हो गया, ओके, एसीजेड स्कीम हो गया, एनर्जी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, एडवांस ऑटोमेजेशन स्कीम। तो ये बहुत सारी स्कीम्स 2021 के समय में इनिशिएट की गई है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। अगेन आपको याद रखना है प्रीलिम्स के बेसिस से भी और मेंस में जीएस 3 में यहाँ से अच्छे खासे आपको पॉइंट मिलते हैं लिखने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट मर्चेंडाइज इंपोर्ट के बारे में। तो अभी तो हमने गुड्स का एक्सपोर्ट देखा, नाउ अब इंपोर्ट का क्या है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बड़े हैं, तो इंपोर्ट में भी आपको एक पैटर्न, इंक्रीजिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अब बेसिकली यहाँ क्वार्टर वाइज लिखा हुआ है, तो क्वार्टर वाइज नहीं पढ़ना है, ईयर वाइज पढ़िएगा। तो वैसे भी प्रोविजनल डेटा है 2021-22 का, लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि 2021-22 में इंपोर्ट बढ़ा है और 2020-21 में तो उतना इंपोर्ट था ही नहीं कोविड के समय में। तो ये तो आप वैसे भी लगा सकते हैं कि पिछले साल से 2020 के कंपेरिजन में 2021 में इंपोर्ट बढ़ा है। बाकी उसका कंट्रीब्यूशन क्या है इंपोर्ट ग्रोथ में, जो नॉन फ्यूअल है या फिर नॉन गोल्ड या सिल्वर इंपोर्ट्स जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो बेसिकली दिस डेटा इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट हाँ ये आपको याद रखना है कि पिछले साल से 2021 में इंपोर्ट ज्यादा बढ़ा है। ये आपको टॉप 10 इंपोर्ट कॉमोडिटीज है, तो इसके भी बारे में हमने बात की थी पहले। सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गोल्ड, तीसरे नंबर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, चौथे नंबर पर पर्ल स्पीसीज सेमी प्रेशियस स्टोन, फिर 5वें नंबर पर कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स आते हैं। तो 5 जनरली याद रखिए, काम हो जाता है। उसके बाद टॉप 10 इंपोर्ट सोर्सेज जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, फर्स्ट वन चाइना, यूए, उसके बाद यूएई, यूएसई, सऊदी अरेबिया एंड इराक एंड सो ऑन। ओके, टॉप 5 याद रखिए, दैट्स इनफ। नेक्स्ट बात करते हैं इन सर्विसेज। सर्विसेज में ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या हाल है? तो आपको पता है कि सर्विसेज में हम नेट एक्सपोर्ट करते हैं और ये काफी समय से करते आ रहे हैं। हम सर्विसेज बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज। दैट्स वाई नेट ट्रेड आपको या एक्सपोर्ट देखने को मिलता है सर्विसेज में, वो पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक, चलिए, बेसिकली हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उनमें मेन 3 जो कंपोनेंट है, पहला है कंप्यूटर, दूसरा है बिजनेस और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ये 3 चीजें हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं सर्विस में। अगेन ये आपको याद रखना है। और ये 3 चीजें मिला के पूरे सर्विस एक्सपोर्ट का करीब 80% कॉन्स्टिट्यूट करती है। उसी तरीके से अगर हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं, तो इंपोर्ट में भी जो 3 इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट इज द पेमेंट फॉर अ बिजनेस, फर्स्ट वन, देन ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड वन इज ट्रैवल एंड कंप्यूटर सर्विसेज। ठीक है, तो ये 3 आपको इंपोर्ट करते हैं, जो तीनों मिलकर करीब 75% का हिस्सा पूरा सर्विस इंपोर्ट में बनाते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आपको सर्विस एक्सपोर्ट और सर्विस इंपोर्ट की बात दी गई है कि कितना बढ़ा कितना घटा। नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, अगेन ट्रेंड आपको याद रखना है। तो बस बात वही होगी कि 2020 में जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हुआ था उससे ज्यादा आपको 2021-22 में होगा। ये तो फिक्स है, क्योंकि आप यहाँ पर भी आप इन 4 क्वार्टर्स को देखिए और अभी तक यहाँ पर 6 क्वार्टर्स का ही हमारे पास, सॉरी 3 क्वार्टर का ही डेटा है। तो इन दोनों को कंपेयर भी कीजिएगा तो ये वाला डेटा जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से आप इनको भी कंपेयर कीजिए और इनको भी फिर कंपेयर कीजिए। अब चूंकि एक बचा हुआ है तो एवरेज भी आप देखेंगे तो ये वाला ज्यादा होगा। दैट्स वाई आप पिछले साल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों हमारा बढ़ा। बस पैटर्न याद है, डेटा इज नॉट इम्पोर्टेंट। प्राइवेट ट्रांसफर की बात करते हैं। प्राइवेट ट्रांसफर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेमिटेंसेस, जो हमारे यहाँ रेमिटेंसेस आते हैं।
तो आप देखेंगे नवंबर 2021 में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंडिया सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस को अ, जो रिसीव करने वाली ये कंट्री है, और ये 2008 से लगातार ये सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस को रिसीव करने वाली कंट्री है। तो इंडिया इज द फर्स्ट पोजीशन टू रिसीव द रेमिटेंसेस, और करीब कितनी, करीब 87 बिलियन यूएस डॉलर हमने 2021 में रिसीव किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब तो करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में देखेंगे सबसे पहले करंट अकाउंट बैलेंस एंड करंट अकाउंट बैलेंस टू जीडीपी रेशियो। तो जो आपको नीली लाइन, नीली ये जो स्लैब्स दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली आप अगेन 21-22 में देखिएगा तो आपके पास दो ही क्वार्टर का डेटा है। फर्स्ट क्वार्टर में ये आपको पॉजिटिव में रहा है, सेकंड क्वार्टर में ये नेगेटिव में रहा है। ओके, तो यहाँ से आप पैटर्न अभी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे क्योंकि दो क्वार्टर का डेटा आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ये अभी इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। बाकी द कंपोनेंट ऑफ कैप कि कितना बड़ा कौन घटा, अगेन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था पैटर्न के लिए कितना हुआ। तो डेटा हमारे पास पूरा है नहीं, तो अगेन अप्रैल का इंतजार कीजिए। चलिए एक्सटर्नल डेट की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल डेट हमारा बड़ा है, ओके, विच क्रॉस द प्री क्राइसिस लेवल। प्री क्राइसिस लेवल का मतलब हुआ पेंडेमिक के समय से पहले जो हमारा लेवल था डेट का, उसको क्रॉस करके हुए आगे बढ़ा। और हमारा जो एक्सटर्नल डेट है जो बाहर से हम लेते हैं उधार, उसमें सबसे ज्यादा यूएस डॉलर डोमिनेटेड डेट है पहले नंबर पे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इंडियन रूपी। तो पहले नंबर पे यूएस डॉलर में डेट करीब 51% है, और दूसरे नंबर पर हमने इंडियन रुपीज में लिए हुए। तो ये एंड सितंबर 2021 तक का डेटा है, दैट्स फाइन। वैसे भी बस ये याद रखिए कि हाँ सबसे ज्यादा यूएस डॉलर में हमारे यहाँ डेट आता है, उसके बाद दूसरा नंबर हम इंडियन रुपी में डेट का है। चलिए, तो ये था हमारे एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो हमारा फोर्थ चैप्टर है उसको देखते हैं। तो फोर्थ चैप्टर में हम बात करेंगे मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के बारे में। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन मतलब बैंक्स और एनबीएफसी एंड मॉनेटरी मैनेजमेंट लाइक की जो आरबीआई है उनकी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर जो भी पॉलिसी रिलेटेड है वो, इससे उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ओके, चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 2020 में लगातार आरबीआई ने, वैसे 2019 से ही आरबीआई रेपो रेट को कम करती आ रही है। यू नो व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट एक रेट होता है जिस पर आरबीआई लोन देती है बैंक्स, एनबीएफसी या सरकारों को। ओके, तो जिस रेट पर वो लोन दिया जाता है वो रेट रेपो रेट कहलाता है। तो आप देखेंगे कि 2021-22 में और थ्रू आउट अभी तक डेटा के अकॉर्डिंग ये 4% पर ही मेंटेन है। अब क्योंकि ध्यान रखिएगा अभी 21-22 का फाइनेंशियल खत्म नहीं हुआ है, मार्च में खत्म होगा। तो हो सकता है कहीं मार्च में चेंज हो जाए। तो अगेन ये जो 4% लिखा हुआ है ये अभी तक का लिखा हुआ है जब तक इकोनॉमिक सर्वे को बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ये भी देखेंगे कि रिजर्व मनी एंड ब्रॉड मनी सप्लाई ग्रोथ इन 21-22 was so far lower than in previous year। यानी कि 2020 में जो वैल्यू थी रिजर्व मनी और ब्रॉड मनी की, वो उससे कम वैल्यू आपको 2021 में देखने को मिलती है। अभी रिजर्व मनी और ब्रॉड मनी होता क्या है? ठीक है, आप जब पढ़ेंगे कि M0, M1, M2, M3, M4, ओके, इनको हम नैरो मनी कहते हैं। M1 M2 को नैरो मनी कहा जाता है, इनको ब्रॉड मनी कहा जाता है। ओके, ये आपका रिजर्व मनी कहलाती है। ठीक है, अब इसके में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है ये आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से भी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन। तो ये आपको याद रखना है। तो इसकी वैल्यू रिजर्व मनी और ब्रॉड मनी की वैल्यू जो है वो 2021-22 में 20 के कंपैरिजन में कम रही है। अगेन एक बहुत ही अच्छा फैक्ट। साथ ही साथ आप मनी मल्टीप्लायर का देखेंगे। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? ओके, दिस इज द मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि जो पैसा है, जो करेंसी है, वो कितने हाथों में सर्कुलेट करता है। ओके, वो जितने हाथों में सर्कुलेट करेगा उतना वो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है। तो जैसे कि 100 रुपए, 100 रुपए आरबीआई के पास था, आरबीआई ने बैंक को दे दिया कि लो हम तुमको दे रहे हैं, तुम लोन पर घुमाओ।
तो ये लोन, बैंक लोन के तौर पर ये किसी पर्सन को देगा, पर्सन ए को दे दिया इसने। अब पर्सन ए को दे दिया तो अब पर्सन ए 100 रुपए को रख के क्या करेगा, खर्चा करेगा ना, किसी काम पे लगाएगा उसको। तो इसने पर्सन बी को दे दिया, पर्सन बी ने इसके लिए कुछ काम किया था तो पर्सन बी को पेमेंट कर दिया। अब पर्सन बी भी कुछ काम के लिए किसी को देगा, उसने पर्सन सी को दे दिया। अब सी भी रख के क्या करेगा, उसका भी कोई काम होगा जिससे वो दूसरे पर्सन को डी को देगा। तो अब देखेंगे कि जो मात्र एक 100 रुपया ही है, वो कितने हाथों में वो घूम रहा है, और जितने हाथों में घूम रहा है वो सब पर एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट कर रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड द मनी मल्टीप्लायर। अगर यही पैसा बैंक वाले अपने पास दबा के रखते तो क्या इनके हाथों में आएगा? नहीं आएगा। अब ए के पास मान लीजिए पैसा चला गया, या बी के पास चला गया 100 रुपए, और 100 रुपए इसे ब्लैक मनी की तरह जमीन में गाड़ ना निकल, तो आगे बढ़ेगा पैसा? नहीं बढ़ेगा, तो मनी मल्टीप्लायर क्रिएट नहीं होगा। तो इसमें कहा गया है कि 2021-22 में अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग मनी मल्टीप्लायर क्या जो है वो डिक्रीज हुआ। तो मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज क्यों हुआ है? इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि बैंक वालों के पास जो पैसा था उन्होंने आरबीआई में डिपॉजिट कर दिया, जिसे रिवर्स रेपो रेट होता है ना। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंक वालों के पास सरप्लस मनी रहती है तो वो आरबीआई को दे देते हैं कि रख लीजिए और कुछ हमें इंटरेस्ट देते रहिए। तो वो बेसिकली पैसा क्या आरबीआई के तिजोरी में जमा हो गया, वो तो बाहर पब्लिक में नहीं घुमा ना। तो जो बाहर पब्लिक में सर्कुलेट नहीं हुआ तो वो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट ही नहीं करेगा। तो 2020 में आप देखेंगे कि, और 2021 में फिर पैंडेमिक का जो समय था, ओके, इकोनॉमी जो थी और डिमांड सप्लाई में मिसमैच हो गया, डिमांड ज्यादा नहीं रहा, लोग खर्चा करना कम कर दिए क्योंकि घूमना फिरना बंद हो गया। ओके, बाहर जाना बंद हो गया, कोई भी जो ऐसी एक्टिविटी जो बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है वो कम हो गई। तो बैंक से कोई लोन भी नहीं लेता था, बैंक वालों के पास ज्यादा सरप्लस अमाउंट था, उन्होंने जाकर आरबीआई में जमा कर, तो बाहर निकला नहीं, मनी मल्टीप्लायर ज्यादा क्रिएट हुआ नहीं। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने ये कारण बताया है कि बैंक वालों ने बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी पार्सल रिजर्व कर दिया आरबीआई के पास, दैट्स वाई ये सर्कुलेट नहीं हो पाया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे ग्रॉस एनपीए जो था, एक्चुअली ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस टू रेशियो ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये डिक्लाइन करता है। तो एनपीए जो कि 2017-18 में किसका, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का करीब 11.2% था, वो घट के कितना आ गया, 6.9% आ गया 2020, 20-21 में। तो 11.2 से 6.9% हो गया ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स होते हैं, ग्रॉस एनपीए। ये क्यों डिक्लाइन? क्या इन बैंकों ने इन 3 साल में कुछ कमाल कर दिया कि जहां यहाँ पर 2017-18 में इतना था और यहाँ पर 2021 में इनका इतना हो गया, या करीब आपको दिख रहा है ना, करीब लगभग आधे तक पहुंच गया। रीजन क्या था? रीजन ये था कि सरकार ने बहुत सारा पैसा बैंकिंग, बहुत सारा कोविड के समय पे पैसा सरकार ने मार्केट में इन्फ्यूज किया था, बैंक वालों को दिया था। अब मार्केट में पैसा कैसे आता है? हर घर में तो नोट डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं जाता है, बैंकिंग सिस्टम में ही नोट वो पैसे को रखा जाता है और बैंक वाले लोन और बाकी चीजों से सर्कुलेट करते हैं। यही होता नहीं, यही तरीका होता है। तो बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आया, मॉनेटरी जो पॉलिसी थी उसमें आपने देखा कि रेपो रेट का लगातार कम होना या रिवर्स रेपो रेट का लगातार कम होना, उनकी वजह से इनके पास एक्स्ट्रा मनी बचा बैंकों के पास। सरकार ने भी बहुत अमाउंट ऑफ पैसा इन्फ्यूज किया बैंकिंग सिस्टम में। तो उस वजह से बैंकों ने क्या किया कि अपना जो एनपीए था उसमें से एक बहुत बड़ा अमाउंट उन्हें प्रोविजनिंग के तौर पर रख दिया, अपने बैलेंस शीट को साफ करने के लिए। दैट्स वाई ये आपको डिक्रीज करता हुआ नजर आया। प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग का मतलब ये होता है कि बैंक क्या करते हैं कि उनका जो कुछ अमाउंट ऑफ एसेट रहता है, उस सॉरी अमाउंट ऑफ एनपीए होता है, उस एनपीए के अकॉर्डिंग कुछ वो अपना एसेट जो होता है या फिर मनी जो होता है वो साइड में रख देते हैं। इसको हम प्रोविजनिंग कहते हैं। तो ये बेसिकली किया जाता है बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए कि बहुत ज्यादा वहां पे लॉस वगैरह या एनपीए वगैरह ना दिखे। दैट्स वाई ये इतना ड्रास्टिकली डिक्रीज। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखी गई। साथ ही साथ हम जो नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस रेशियो है, नेट की बात कर रहे हैं हम, ये आपको ग्रॉस था। तो ग्रॉस आपको साढ़े करीब 11.2 से 6.9
हो गया। उसी तरीके से नेट एनपीए जो था वो डिक्लाइन होकर 62.2% पे आ गया इसी समय। साथ ही साथ कैपिटल टू रिस्क वेटेड जो एसेट रेशियो होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, वो आपको इंक्रीज हो गया। 13-14 में ये 13% था, जो कि 2021 में इंक्रीज होके ये 16.54% हो गया। ठीक है, तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो, एसेट रेशियो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बैंक को अगर लगता है कि ज्यादा रिस्क है लोन में या फिर उसके फंक्शनिंग में, तो फिर क्या करता है, अपने कैपिटल को बढ़ाता है। तो ये बैंक करता है आरबीआई के गाइडलाइंस के। तो बेसिकली ये वो पैसा होता है कि कभी मान लीजिए कि कभी पैनिक सिचुएशन आ गया और तुरंत बैंक को कैश की जरूरत हो गई, तो यहाँ पर वो जो पैसा रखा रहता है सीआरआर के तहत, वहां से वो पैसा उठा के उस समय के लिए सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे होता है ना, कोई न्यूज आ जाती है और लोग एकदम लाइन में लगा देते हैं कि बैंक डूबने वाला है, मुझे मेरा पैसा दे दो। ओके, जैसे एक पीएमसी बैंक था ना, कोऑपरेटिव था, उसमें हुआ। यस बैंक में 2 साल पहले हुआ। ओके, तो बेसिकली ये पैसा उसी समय के लिए होता है कि जब लोग तुरंत पहुंचे पैसा अपना मांगने, तो देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने डिमांड डिपॉजिट खोला हुआ है बैंक में, तो बैंक को तो पैसा तुरंत आपको देना पड़ेगा। ये नहीं, बैंक वाले नहीं कह सकते क्या नहीं, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट है। बाद में कुछ पैसा होता है तो बैंक संभाल लेती है, और फिर उसके बाद धीरे आरबीआई वगैरह उसमें इंटरवेन करती है, तो सिचुएशन को संभाल लिया जाता है। खैर, सब अलग बातें हैं। मॉनेटरी डेवलपमेंट्स की बात करें तो अगेन यहाँ पर रेपो एंड रिवर्स रेपो की बात करेंगे। ये जो रेड वाली लाइन है, ये आपको रेपो रेट है, जिसको पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। ब्लू वाली लाइन जो है ये रिवर्स रेपो रेट है। तो आप ये देखेंगे कि ये आप थोड़ा सा देखिए, यानी कि 2018 अगस्त से ही, नहीं यहाँ से तो नहीं, यहाँ से आप देखिए 2019 से, 2019 और अप्रैल से ही, यानी कि ये 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर से ही ये लगातार यहाँ तक ये क्या हुआ, डिक्लाइन फेज में रहा। कहाँ तक? करीब अप्रैल 20 तक। जो आरआर था या फिर जो रिजर्व रेशियो था, ये दोनों डिक्लाइन करता है। और उसके बाद आप पूरे 2021 के टाइम पर देखेंगे, तो पूरे 2021 के टाइम पर ये क्या है, एकदम कांस्टेंट है। अगेन पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब 2021 में इन पॉलिसी रेट्स में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन 2019 में और 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था, यहाँ पर ये लगातार डिक्लाइन करते हुए नजर, ये ऑब्जर्वेशन से पैटर्न बस आइडेंटिफाई करना है। मनी मल्टीप्लायर की बात करें तो मनी मल्टीप्लायर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज करता है। ये कौन सा समय था? ये 96-97 का समय था, 1996-1997 का समय था। यहाँ से मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज करता है। लेकिन ये जो आप टाइम देखेंगे, ये टाइम कौन सा है? ये टाइम है आपका 16-17। ठीक है, 16-17 के बाद ये मनी मल्टीप्लायर क्या था आपका, डिक्रीज करने लगता है। मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा एक रिकवरी देखते हुए आपको नजर आएगा, जो कि 2021-22 में आपको देखने को मिलता है। ओके, तो कह सकते हैं कि पिछले टाइम यानी कि 2020 के कंपैरिजन में 2021 में मनी मल्टीप्लायर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना ये छोटा बड़ा है कि इसका कोई मतलब नहीं है। दैट्स वाई हमने पहले ही देखा था कि मनी मल्टीप्लायर क्या है, वो डिक्रीज हुआ है, एंड दैट इज द डिक्रीमेंट, यही है डिक्लाइन होना। ओके, और किसके वजह से? बैंकों ने बहुत ज्यादा पैसा आरबीआई के पास पार करके रखा हुआ है, के पास बहुत ज्यादा पैसा है बैंकों के पास, हमारा डिपॉजिट किया हुआ। अब वो मार्केट में घूम रहा है, नहीं रहा है, तो फिर मनी मल्टीप्लाई रेट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर गैप दिखाई गई है। मनी मल्टीप्लायर, ये वाली लाइन मनी मल्टीप्लायर है, और ये वाली लाइन मनी मल्टीप्लायर एडजस्टेड फॉर रेपो रेट वाली है। तो ये काफी नीचे रही है, और इसके बीच में एक बड़ा गैप आपको नजर आता है। तो यहाँ पर एक चीज लिखी भी गई है कि द गैप बिटवीन एमएम and adjusted MM money multiplier reflect the parking of fund by the banks under the reverse repo window of the RBI, जो मैंने आपको बताया। ओके, एंड टू सम एक्सटेंट ऑफ वीक क्रेडिट क्रिएशन। अब बैंकों के पास आरबीआई में लेके पैसा दी तो कम लोग घुमा रहे हैं, तो इसकी वजह से बढ़ता नहीं। अब मनी मल्टीप्लायर कितना है नंबर्स में, दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट, बट ये समझिए कि हम क्या है, ये डिक्लाइन किया है, पैटर्न क्या है, और मनी मल्टीप्लायर होता क्या है।
मनी मल्टीप्लायर इज मेजर एट द रेशियो ऑफ M3 एंड M0। M3 टू M0। M3 क्या होता है? ये एक ब्रॉड मनी है और बेसिकली M3 को ही मनी मेजरमेंट की तरह यूज किया जाता है। दिस इज द मेन मनी मेजरमेंट टू M3। और M0 क्या है? रिजर्व होता है, रिजर्व मनी, और इसको हम रेशियो से निकालते हैं। तो लिखा गया हैज बीन डिक्लाइनिंग या डिक्लाइन सिंस 1780। ओके, 2017 से 2017-18 से, तो ये जो टाइम था ना, यहाँ से ये लगातार डिक्लाइन कर रहा है 2017-18 से। चलिए लिक्विडिटी की बात करते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं थी। क्यों नहीं कमी थी? गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में लगाया, हर सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा पैसा दिया कोविड के समय पे, तो लिक्विडिटी की कोई कमी मार्केट में नहीं थी। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। यहाँ पर वही चीज लिखी गई है, लिक्विडिटी हैज रिमेन्ड इन सरप्लस इन द सिस्टम सिंस मिड 2019। ठीक है, विद ईजिंग ऑफ द मॉनेटरी कंडीशंस। समझे? तो एक चीज याद रखना है, रीजन भी याद रखना है, कारण जो इसमें लिखा हुआ। इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। तो यहाँ पर 10 ईयर की गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इल्ड के बारे में बताया गया है। तो आप एक चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, जब आप 2021 को देखेंगे, ये 2021, तो यहाँ पर ये 10 साल की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की इल्ड है वो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, 2021 में तो इल्ड क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की 10 साल वाली, ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। नहीं तो अब इतने लंबे समय में इसको आपने घटते हुए ही देखा है। ओके, तो ये एक ट्रेंड है 2021 का कि 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इल्ड बढ़ा। इल्ड क्या होती है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इन द सेंस कि आप अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर गवर्नमेंट ने कितना कहा है कि इंटरेस्ट देंगे, वही प्रॉफिट आपका इल्ड है। यहाँ पर 10 साल और 1 साल की इल्ड की कंपैरिजन की गई है। तो अगेन ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, ये 10 साल ईयर का इल्ड है और ये आपको 1 ईयर का इल्ड है। तो इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो यानी कि 10 साल वाला जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उस पर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, इल्ड उसकी ज्यादा है। और वहीं 1 साल की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसकी इल्ड कम है। ओके, यानी कि लॉन्ग टर्म पर अगर पैसा मार्केट से सरकार ले रही है तो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 साल में। तो ये एक चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर तो और ज्यादा हो गया था, वैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये गैप काफी ज्यादा हो गया था, यहाँ पर जाके थोड़ा सा कम हुआ है गैप। ओके, बट फिर भी बहुत ज्यादा। तो ये जो समय था ये कब कम वाला समय था? 2020 वाला समय था। देखिए यहाँ से 2020 और ये 31, ये क्या है? 1/31/21। ओके, तो ये पूरा 2020 का जो समय है यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलता है इसमें। लेकिन जब आप 2021 के फाइनेंशियल ईयर में आएंगे तो थोड़ा सा ये जो गैप है ये नैरो होता है थोड़ा सा। तो अगेन यहाँ पर ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिएगा कि 2020 में ज्यादा गैप रहता है इनमें। ओके, और वहीं 2020 में कम गैप रहता है, यानी कि यील्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है कंपेयर टू 2020। बैंकिंग सेक्टर की बात, तो बैंकिंग सेक्टर में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी आपको इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नजर आता है। और खास करके ये लाइन जब आप देखिए, कौन सी लाइन? यहाँ से 19-20, तो 19-20 से लेके ये एकदम ड्रास्टिकली, इसको इसी को कहा जाता है ड्रास्टिकली वर्ड, जो यूपीएससी अपने ऑप्शंस में कभी कभी यूज करती है, ये वर्ड इसी को कहते हैं ड्रास्टिकली वर्ड। तो सीआरआर 19-20 से लेके 20-21 इन दोनों फाइनेंशियल ईयर में और 21-22 में भी खास करके, वैसे तो यहाँ आके थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया है, थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है, लेकिन डेटा आपके पास सितंबर 2021 तक का ही है। तो अगेन डेटा का वेट करना होगा, देन वो आगे बढ़ाएगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे होगा, कि आगे आगे होगा, क्या होगा बेसिकली, तभी आपको पता चलेगा ट्रेंड इसके बाद। बट इसके अकॉर्डिंग अभी तक जो डेटा दिया हुआ है ये ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है 2019-20 में और 20-21 में। चलिए, जीएनपी है, ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। तो इसमें भी आपको, ये आप देखेंगे 17-18 के बाद, ये आपको 17-18 है,
17-18 का फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद ये डिक्लाइन करता है दोनों, तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। तो यहाँ पर 11.2 थे, यहाँ पर 6.9, यहाँ पर 6 था, ये 2.9। इसकी चर्चा हमने पहले ही की थी, तो ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट हो गया। चलिए मॉनेटरी ट्रांसमिशन की बात करते हैं, और मॉनेटरी ट्रांसमिशन थ्रू बैंक लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स। ओके, तो जब यहां पर देखेंगे वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट्स, वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट्स ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, यानी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का लेंडिंग रेट का एवरेज क्या है, जो लोन पर घुमाते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका वेटेड एवरेज। तो ये वेटेड एवरेज आपको डिक्लाइन नजर आता है कहां से, करीब इधर समझ लीजिए, यानी कि करीब मार्च 2020 है ना, तो हाँ 2020, 2020 से लेके 21 ये फाइनेंशियल ईयर, और 2021 से लेके 2022 ये फाइनेंशियल ईयर में आपको ये डिक्लाइन करता हुआ नजर ये लेंडिंग रेट्स बैंक का। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2019 फरवरी से आरबीआई करीब 250 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट को कम करती है, लेकिन बैंक वाले कितना कम करते हैं, मात्र 197 बेसिस पॉइंट। ठीक है, किस पर, जो कि फ्रेश लोन है, फ्रेश लोन पे, और जो कि आउटस्टैंडिंग लोन है जो पहले ही उन्होंने दिया हुआ है, उस पर मात्र 133 बीपीएस ये कम कर, यानी कि आरबीआई ने जितना कम किया था रेपो रेट, उसका फुल ट्रांसमिशन आपको नीचे तक देखने को नहीं मिलता है। ओके, फिर भी बैंक वालों ने ट्रांसमिशन दिया था, लेकिन फुल ट्रांसमिशन नहीं था। और इसमें भी ज्यादा ट्रांसमिशन आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखने को मिलता है, प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा ट्रांसमिशन नहीं है। लिखा गया है द ट्रांसमिशन हैज बीन हाईली स्लाइटली हायर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन ओवरऑल करंट मॉनेटरी ईजिंग साइकिल। तो यही होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक वाले चूंकि सरकार से रिलेटेड है, तो सरकार प्रेशराइज भी करती है कि आप अपने थोड़े लेंडिंग रेट कम करें। अब प्राइवेट सेक्टर को वो सरकार नहीं कर सकती प्रेशराइज इस तरीके से, और दोनों का अलग अलग मोटिव होता है काम करने का भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैंक क्रेडिट ग्रोथ। इसका मतलब कि लोन ग्रोथ में क्या हालचाल है यहाँ पर बैंक्स का, लोन देने का जो अमाउंट है वो ग्रो हुआ। बैंक क्रेडिट ग्रोथ की लाइन यहाँ पर देखेंगे, तो 2021 की हम बात करें तो 2021 में यहां से देखें दिस लाइन, ये कौन सा है, ये मार्च 2021 है। तो मार्च तो आपको 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में चला गया। तो अप्रैल से बात करें तो अप्रैल से जो क्रेडिट ग्रोथ है ये आपको ज्यादा देखने को मिला। क्रेडिट ग्रोथ यानी कि 20-21 के कंपैरिजन में, अभी ये देखिए ये जो हो गया ना अप्रैल 20 से लेके ये पूरा ये डेटा हो गया आपको 2020-21 का, और ये हो गया 21-22 का। तो कंपेयर करेंगे तो 20-21 में घटा भी है, और फिर फर्स्ट उसके बाद थोड़ा सा लास्ट हाफ में थोड़ा सा बढ़ा भी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में 2021-22 में जो क्रेडिट ग्रोथ है लोन बैंक ने ज्यादा घुमाया कंपेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद यहाँ पर सेक्टोरियल क्रेडिट देखें कि किस सेक्टर को ज्यादा लोन मिला हुआ है। तो अगेन हम अप्रैल 2021, ये है आपका अप्रैल 2021, यहाँ पे ज्यादा लोन आपको ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही इसको मिला हुआ, यानी कि क्या है, ये पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन पर ज्यादा पैसा घुमा हुआ है। इसके बाद ग्रीन लाइन जो दिखाई दे रही है एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज है। उसके बाद थर्ड लाइन देख रहे हैं जो ये सर्विसेज है, ये नीचे रही है, और बाद में ये एक रेड लाइन ऊपर आ गई यानी कि इंडस्ट्री आ गई, यानी कि ज्यादा पैसा पर्सनल लोन में घुमाया गया है। दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है, थर्ड नंबर पर इंडस्ट्री आती है, और फोर्थ नंबर पे सर्विसेज। तो खास करके इन तीनों में एक मिला जुला स्वरूप आपको दिखेगा, क्योंकि एक पहले नीचे था फिर ऊपर गया, पहला वो ऊपर था फिर नीचे आया, लेकिन ये आपको काफी कंफर्म है कि पहले और दूसरे नंबर पे ज्यादा लोन कौन कौन सेक्टर में घुमाया गया इस फाइनेंशियल ईयर में। चलिए डिजिटल पेमेंट की बात करें तो यूपीआई ने डोमिनेट किया है पूरे डिजिटल पेमेंट में। ये यूपीआई पेमेंट का ग्रोथ है जो कि लगातार आप देख रहे हैं, ये 16-17 का डेटा है, 16-17 से लगातार 21-22 तक हर साल ये अप ट्रेंड में रहा है।
ओके। और करीब यहाँ पर बैंक्स की भी बात करें तो बैंक्स इसके अंडर में भी हर साल इन पेमेंट फॉर्म में जुड़ते आ रहे हैं। नवंबर 2021 में यहाँ पर करीब 274 बैंक इसकी यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। So the UPI Unified Payment Interface is currently the single largest retail payment system in the country in terms of volume of transactions. तो ये आपको याद रखना है। आरबीआई एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च करता है। तो बेसिकली ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जैसा कि नाम ही है, तो बेसिकली ये आपको बताता है कि डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट ये किस हद तक हुआ है हमारी कंट्री में। तो ये बेसिकली कुछ पैरामीटर्स को रखता है अपने अंदर। वो पैरामीटर्स क्या है? पेमेंट इनेबलर्स जो कि 25% वेटेज रखते हैं इस इंडेक्स में। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर जो कि 10% रखते हैं। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सप्लाई साइड ये 15% है। अब पेमेंट परफॉर्मेंस 45%, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। ये जो पैरामीटर्स है इनको मिला के वेटेज के अकॉर्डिंग ये आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स तैयार करती है। ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट के अकॉर्ड पेमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ये कहता है कि 2018 जो कि एक बेस पीरियड था उस समय ये अगर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 100 था तो फिलहाल ये सितंबर 2021 में बढ़कर 304.06 हो गया। तो इसमें आपको याद क्या रखना है? आपको याद में रखना है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इंडेक्स है उसको आरबीआई पब्लिश करता है और कौन कौन से पैरामीटर्स इसके अंडर में आते हैं, ये 5 पैरामीटर्स लिखे हुए और उनका वेटेज क्या क्या है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी सेक्टर के बारे में। तो एनबीएफसी सेक्टर 2020 की तरह ही इसमें भी इसकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। तो ईयर ऑन ईयर पे आप ग्रोथ देखते हैं, ये देखिए डेटा, ये लाइन देखिए आप, ये लाइन करीब 2018 से ये लाइन है और करीब 2019-20 तक आपको लाइन देखने को मिलती है। तो क्रेडिट ग्रोथ जो था 2017-18 से लेके और ये 19-20 तक ये ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है एनबीएफसी से रिलेटेड क्रेडिट। यहाँ पर थोड़ा सा 19-20 के बाद यानी कि 20-21 और 21-22 में बढ़ता है, लेकिन ये स्लजिश ग्रोथ है। व्हाट इज दिस? दिस इज स्लजिश ग्रोथ, यानी कि अब इतना बड़ा सा गिर गया नीचे और बढ़ रहा है इतना छोटा, इसका कोई मतलब नहीं। नाउ उसमें भी आप देखेंगे कि अब एनबीएफसी का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये का थोड़ा सा क्रेडिट बड़ा है इस साल, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा। अब जीडीपी का क्या रेशियो है एनबीएफसी का, पूरा लोन का एक बात रहता है तो होता है। अब एनबीएफसी की क्रेडिट जीडीपी की क्या रेशियो है ये इतना नहीं है। इसमें बस इतनी ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे ज्यादा ये लोन इन्होंने इंडस्ट्री को दिया हुआ है और उसके बाद रिटेल लोन और सर्विस सेक्टर्स आते हैं जिसको इन्होंने लोन दिया। नेक्स्ट डेवलपमेंट इन कैपिटल मार्केट, इक्विटी और डेट दोनों की बात आती है। 2021 आईपीओ के लिए एक तरीके से बहुत ही गोल्डन पीरियड था। 2021 में करीब 75 आईपीओ, यानी कि सिर्फ अप्रैल और नवंबर के डेटा के अकॉर्डिंग। तो नवंबर के बाद भी बहुत सारे आईपीओ आए थे। नवंबर के साथ मुझे याद हो शायद नायका था या फिर नवंबर से पहले आया था, उसमें तो मैंने अप्लाई भी किया तो मेरा मुझे मिला नहीं। बाकी बहुत सारे आईपीओ अभी मान्यवर के भी खत्म हुए हैं और बहुत सारे तब याद ही नहीं रहते, जो फेमस कंपनियां रहती हैं उतना याद रहता है। तो 75 तो सिर्फ अप्रैल से नवंबर तक का था, उसके बाद बहुत सारे भी आईपीओ आ चुके हैं। तो 2021 में बहुत सारे आईपीओ आए और आईपीओ का मतलब कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना एंड देन पीपल विल इन्वेस्ट, रिटेल जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरे डिकेड में, ये जो लास्ट डिकेड था उसमें ये सिंगल ईयर रहा जिस ईयर में इतने सारे आईपीओ आते हैं। तो आईपीओ कितने सारे आने का मतलब कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है इक्विटी मार्केट में वो बढ़ रहा है, यानी कि अब इन्वेस्टर्स थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। दैट्स वाई डेट की तरफ बात करें तो डेट मोबिलाइजेशन वाज स्लो। ठीक है, थोड़ा सा डेट से पैसा कम मिला क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर को ज्यादा अच्छा लगा। तो ये एक चीज याद रखना। चलिए इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर का जो हम प्रोग्रेस देखते हैं ना या परफॉर्मेंस देखते हैं कि कितना अच्छे से ग्रो किया है, तो यहाँ पे दो इंडिकेटर्स होते हैं इसको देखने के लिए। एक पहला होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, एक दूसरा होता है इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है? इट इज द परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी। जो हम प्रीमियम दे रहे हैं उस पूरा प्रीमियम पूरे जीडीपी का कितना प्रतिशत है, ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। और इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन। ओके, तो पूरा पॉपुलेशन प्रीमियम,
तो उसको रेशियो निकालिएगा तो डेंसिटी आएगा। ठीक है, अब इसमें सुधार एक्चुअली हुए हैं, पहले से सुधार हुए हैं, लेकिन एक होता है लाइफ और एक होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। दो इंश्योरेंस का आपने नाम सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसको जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो इसमें आपको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी दो चीजें आती है। तो आप ये देखेंगे कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में 2001 में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मात्र 2.7% था, जो कि 2020 में बढ़ के ये 4.2%। ठीक है, तो 20 साल का समय हो गया, 20 साल में ये प्रोग्रेस आपको दिखाई देता है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो जो लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो 3.2% है और नॉन लाइफ का पेनिट्रेशन मात्र 1% है। यानी कि हम लोग नॉन लाइफ का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। एक बार गाड़ी खरीद लीजिए, व्हीकल खरीद लीजिए, अब खरीदने के साथ जो इंश्योरेंस हो जाता है ना, तो उसका रिन्यूअल बहुत कम लोग कराते हैं। बड़े सिटीज में तो करा भी लेते हैं क्योंकि चेकिंग वगैरह होती रहती है, अदरवाइज छोटे शहरों में तो कोई कराते भी नहीं है दोबारा इंश्योरेंस। चलिए, इंटरनेशनल एवरेज की बात करें तो इंटरनेशनल एवरेज जो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का फॉर लाइफ, उसमें हम बेहतर है, लेकिन नॉन लाइफ के मामले में हम इंटरनेशनल एवरेज से पीछे हैं। ओके, ग्लोबली जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ये 3.3 है। ओके, लेकिन जो नॉन लाइफ का पेनिट्रेशन है मात्र 4.1 है। समझे ना? तो अब पेनिट्रेशन में हम 3.2 है और ग्लोबल 3.3 है, तो करीब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के आसपास में है। लेकिन नॉन लाइफ में जो पेनिट्रेशन है वो 4.1 है और हमारा मात्र 1। तो नॉन लाइफ के मामले में हम ग्लोबल एवरेज से पीछे हैं। इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करें, इंश्योरेंस डेंसिटी जो कि $11.5 थी 2001 में, वो बढ़ के $78 हो गई है 2020 में। उसमें भी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें जो कि $59, और नॉन लाइफ की बात करें जो कि $19। ठीक, वहीं हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली जो इंश्योरेंस डेंसिटी है $360 है, बहुत ज्यादा है लाइफ सेगमेंट की। और नॉन लाइफ सेगमेंट की बात करें तो ये 449 है, ये भी बहुत ज्यादा है। तो इंश्योरेंस डेंसिटी के मामले में हम ग्लोबली स्टैंडर्ड के करीब भी नहीं पटकते हैं, बहुत दूर। कहाँ 360, ठीक है, और कहाँ इंडिया में 59 लगी, कहाँ 449 यानी 450, और कहाँ भी इंडिया में 19। तो इंश्योरेंस डेंसिटी अभी हमारी उतना। चलिए, ये सब याद रखिएगा, इंश्योरेंस के मामले में वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो यहाँ से आप क्वेश्चन आ सकती है। पेंशन सेक्टर की बात करें तो पेंशन सेक्टर में जो सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि जो पेंशन लेने के सब्सक्राइब करते हैं स्कीम्स वगैरह, उनमें आपको इजाफा देखने को मिला है। तो इसमें दो चीजें, जैसे कि एक न्यू पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना, इन दोनों में सब्सक्राइबर बढ़े हैं। और सबसे ज्यादा जो कैटेगरीज बढ़ी है वो ऑल सिटीजन मॉडल कैटेगरी है, जो कि 51.29% ये बिलोंग करती है कैटेगरी। इसके बाद दूसरे नंबर पर कॉर्पोरेट सेक्टर जो कि 42, और देन आपको अटल पेंशन योजना में 38, देन स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर में 28 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में 22। जो सबसे बड़ा डेमोग्राफिक सेक्शन है जिसने पेंशन को सब्सक्राइब किया है, तो वो है 18 से 25 साल उम्र के लोग। इस पूरे पेंशन स्कीम्स में सबसे ज्यादा वेटेज इनका है, ये करीब 43% सब्सक्राइबर है जो कि 18 से 25 साल की एज ग्रुप में ये आपको बिलोंग करते हैं। और इस ग्रुप का परसेंटेज 2016 में मात्र 29% था, 2021 में ये बढ़ के 43% तक चले गए। और मैक्सिमम लोगों ने 1,000 पर मंथ वाला जो पेंशन स्कीम है उसको सब्सक्राइब किया, मैक्सिमम लोगों ने। महिलाओं का भी जो वेटेज है वो अब डिक्रीज हुआ है, जहां आप देखेंगे कि 2016 में 37% महिलाएं पेंशन स्कीम्स के अंडर में थी, वहीं 2021 में 44% महिलाएं पेंशन स्कीम के अंडर में आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा जो फॉरेन कंपनियां होती थी उनका जो वेटेज होता था पेंशन फंड में, तो उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले 49% था, अब उसको भी बढ़ा के 74% कर दिया गया। तो ये आपका पेंशन सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है। आगे बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। यू नो व्हाट इज दिस? ये एक जो एनपीए रेजोल्यूशन या बैड एसेट रेजोल्यूशन का एक तरीका है। तो आप यहाँ पर इस ग्राफ में देखेंगे
जो ये ब्लू बॉडी दिखाई दे रही है ये इंक्रीमेंट है, यानी कि कितने केसेस बढ़े हैं, और ये जो कलर दिखाई दे रहा है इसमें आपको डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे कि केसेस लगातार बढ़े हैं, कब से 16-17 से लेके और 19-20 तक केसेस लगातार बढ़े हैं। ये एक 20 और 21 ऐसा साल रहा है फर्स्ट कोविड वेव का जहां पर ये केसेस डिक्लाइन हुआ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत में। और वहीं अप्रैल से सितंबर तक 2021 का डेटा है, तो ये यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि 2020-21 के कंपैरिजन में 21-22 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत जो केसेस हैं वो बढ़े हैं, क्योंकि अभी तक तो 9 दिखाई दे रहा है आपको, सितंबर का तो डेटा है। अब सितंबर के बाद तो 9 से ज्यादा ही हुआ, 9 से तो कम हुआ, लेकिन 2020-21 में तो ये माइनस में था, बढ़ा ही नहीं है, कम हुआ है इस हफ्ते की। तो ये चीज याद रखना है। इसके बाद इसमें 2016 का ये जो कोड था 2021 में अमेंडमेंट करके एक प्री पैक्ड प्रोसेस को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। तो प्री पैक्ड प्रोसेस का हमने एमसीक्यूज में भी चर्चा की है, जो हम लोग यूट्यूब पर कर रहे हैं वहां पर भी हमने चर्चा की है। बेसिकली रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है, तो अगर आप उसको देखते होंगे उन एमसीक्यूज को तो वहां से भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। अब जो जैसे कि इंसॉल्वेंसी हमने पहले देखा था वही इंसॉल्वेंसी ये भी है, पर क्या है क्रॉस बॉर्डर, यानी कि इंटरनेशनल मामलों की रिलेटेड जब इंसॉल्वेंसी होगी तो क्या होगा। तो बेसिकली जो हमारा आईबीसी कोड 2016 है ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को इंक्लूड नहीं करता, ये डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी के लिए है। तो जब कोई बाहर की कंपनी के साथ इस तरीके के केसेस हो जाते हैं तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं इसके बारे में बताया गया है कि द एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क क्रिएट्स complexity and raise various issues such as to the extent to which an insolvency administrator may obtain access to assets held in a foreign country। अब कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पर है, वो अब वो डिफॉल्ट हो जाती है, तो जो इंसॉल्वेंसी एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके पास कितना पावर होगा कि उस कंपनी का असेट कोई फॉरेन में है उसको वो एक्सेस कर पाए। ये प्रॉब्लम। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। तो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होगा, वेदर द लोकल क्रेडिटर्स, यानी कि जो लोकल डोमेस्टिक में जिसने लोन दिया हुआ है, हैव द एक्सेस टू लोकल एसेट्स बिफोर फंड्स गो टू द फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो फॉरेन की कंपनी है तो उसका मामला तुरंत फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है, तो उससे पहले हमारे यहाँ के जो लोकल क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने लोन दिया है उनके पास वो एसेट पहले कैसे आए। तो ये जो प्रायोरिटी है ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लोकल क्रेडिटर्स का रिकॉग्निशन क्या है, क्लेम्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ओके, साथ ही जो लोकल सिक्योरिटीज होती है टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे 234 और 235 सेक्शन में दिया गया है ऑफ आईबीसी के, लेकिन ये सेक्शन जो है बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी दूसरे कंट्री के साथ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के केस में बायलैटरल एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो सरकार इस तरीके के एग्रीमेंट्स करती है। लेकिन इंसॉल्वेंसी और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड एक कमिटी भी बनाई गई थी जिसको इंसॉल्वेंसी लॉ कमिटी अक्टूबर 2018 में बनी थी। इस कमिटी ने यह रिकमेंडेशन दिया था कि जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है आप उसको कुछ मॉडिफिकेशन के साथ अपना सकते हैं। इस लॉ में बेसिकली क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मैकेनिज्म बताया गया। तो कमेटी ने कहा कि इंडियन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको अपना लीजिए, और फिलहाल 49 कंट्रीज इसको यूज भी करते हैं जिसमें सिंगापुर, यूके, यूएसए, साउथ अफ्रीका, कोरिया जैसी कंट्रीज भी इंक्लूड है। तो बेसिकली ये जो लॉ है यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो बेसिकली है ये आपको क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के केसेस में काफी हेल्पफुल होता है, जो कि 4 मेन प्रिंसिपल पर काम करता है। वो 4 मेन प्रिंसिपल क्या है, एक्सेस, रिकॉग्निशन, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अब यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है क्या, तो किस चीज से रिलेटेड है, तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। तो बेसिकली वन सेंटेंस सब्स्टिट्यूट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टरिंग इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो फैक्टरिंग क्या होती है, एक बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। चलिए, ये कोई कंपनी है, ठीक, इस कंपनी ने, और ये
ये कंपनी 1 है, ये कंपनी 2 है। तो कंपनी ए ने कुछ सामान बेचा, कंपनी 2 को बेच दिया, ठीक है। अब कंपनी 2 ने भी पैसा दिया नहीं। तो जब कंपनी 1 कंपनी 2 को सामान बेच रही है तो कुछ रिसीट जनरेट होगा, बिल जनरेट होगा, बिल जनरेट होगा। कंपनी 2 ने भी वो बिल पेमेंट नहीं किया। तो कंपनी ए को पैसे की जरूरत है, लेकिन कंपनी 2 ने भी पैसा दिया नहीं। तो कंपनी ए 1 क्या करेगी कि उस बिल को लेके बैंक के पास जाएगी कि देखिए हमारे पास ये बिल है, मैंने कंपनी 2 को वो बेचा हुआ है सामान, उसने अभी मुझे पैसा दिया नहीं है और मुझे पैसे की जरूरत है। तो एक्चुअली आप बिल रख लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए, ठीक। इसको कहते हैं फैक्टरिंग। तो इस केस में बैंक वाले ने पैसा दे दिया कंपनी ए को। अब बैंक वाला कंपनी 2 से वो पैसा वसूल करेगा। अब कंपनी ए को वसूल नहीं करना है जो सामान बेचा हुआ था, अब वो बिल उस बैंक के पास चला गया है। अब उस बैंक की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी 2 से पैसा वसूल करेगा। अब उसमें अपना कमीशन वगैरह भी रखेगा बैंक, डेफिनेटली बिना फायदे के थोड़ी काम करेगा, अपना कमीशन वगैरह रखेगा, वो अलग बात है। इसको हम फैक्टरिंग कहते हैं, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है? बिल डिस्काउंटिंग भी यही चीज होती है, लेकिन फर्क ये होता है कि बिल डिस्काउंटिंग में ये जो लोन रिकवरी का काम है ये कंपनी ए ही करे, 1 ही करेगा, बैंक नहीं रिकवर करेगा। फैक्टरी में क्या होता है? बैंक रिकवर करता है, लेकिन बिल डिस्काउंटिंग में ये कंपनी 1 ही उसको रिकवर करेगा, उस पैसे को कंपनी 2 से। अब मान लीजिए कि फैक्टरी में बैंक का काम होता है उसको रिकवर करने का कंपनी 2 से, और मान लीजिए कंपनी 2 ने पैसा नहीं दिया बैंक को, तो फिर क्या? फिर बैंक कंपनी 1 से पैसा ले, लाओ दो, तुम्हारा जो तुमने जो जिसको बेचा हुआ है तो डिफॉल्ट उसके पास तो आमदनी ठंडी और खर्चा रुपये वाला हाल है, कुछ है नहीं, तो मुझे पैसा दे ही नहीं सकता, और मैंने तुम्हें पैसा दे दिया था तो मेरे पैसा वापस लौटाओ। तो उस केस में बैंक कंपनी 1 से पैसा वापस ले, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट 2011 के तहत में आप देखेंगे कि 4 तरीके के 4 टाइप्स ऑफ इंट्रोड्यूस होते हैं जिनको फैक्टरिंग बिजनेस करना अलाउ होता है। एक तो होता है बैंक, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, एनबीएफसी एंड कुछ कंपनीज जो कि आरबीआई के अंडर सेक्शन 3 में, और वैसे ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो कि आरबीआई के अंडर सेक्शन 5 में आपको लिस्टेड होते हैं। यही 4 लोग कर सकते हैं, ठीक है। और एनबीएफसी में भी अगेन फैक्टरिंग एक्ट 2011 में भी ये जो लाइसेंस होता है फैक्टरिंग करने का, ये कौन देता है? ये आरबीआई देता है। आरबीआई ग्रांट द रजिस्ट्रेशन टू ओनली दोज एनबीएफसी। कौन एनबीएफसी ये काम कर सकते हैं? केवल वो एनबीएफसी जिनका प्रिंसिपल बिजनेस फैक्टरिंग ही होता है। प्रिंसिपल बिजनेस फैक्टरिंग होता है। तो प्रिंसिपल बिजनेस का डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल बिजनेस का डेफिनेशन ये है कि कि उस एनबीएफसी के पास जो टोटल एसेट है उसका कम से कम 50%, कम से कम 50% ये फैक्टरिंग बिजनेस से रिलेट होना चाहिए। साथ ही साथ उस एनबीएफसी को जो इनकम हो रहा है वो कम से कम 50% फैक्टरिंग बिजनेस से ही आना चाहिए, ओके। तब इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फैक्टरिंग। तो आरबीआई केवल उन्हीं एनबीएफसी को लाइसेंस देती थी जो कि एनबीएफसी का प्रिंसिपल बिजनेस फैक्टरिंग होता था। तो इस हिसाब से केवल 7 एनबीएफसी ही क्वालिफाई कर पाई इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जिनको लाइसेंस मिला, ओके। लेकिन बट 2019 जनवरी में एमएसएमई एक कमेटी बनाई गई थी, एक्सपर्ट कमेटी थी, आरबीआई ने बनाया था इसको अंडर श्री यूके सिन्हा के अंडर में। तो बेसिकली इनका काम क्या था? इनका काम ये था टू टर्म्स द मेजर द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड कुछ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करने की बात की गई थी। तो इस यूके सिन्हा कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया था कि जो एनबीएफसी के फैक्टरिंग के लिए जो प्रिंसिपल बिजनेस का एक क्लॉज रखा गया है उसको मॉडिफाई करना चाहिए, और बाकी के जो एनबीएफसी हैं उनको भी फैक्टरिंग करने देना अलाउ किया जाना चाहिए। तो यूके सिन्हा के इस कमेटी को इस रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 पास किया, और इसके अंडर में क्या किया गया
कि प्रिंसिपल बिजनेस का जो क्राइटेरिया था इसको रिमूव कर दिया गया और इसकी वजह से बहुत सारे और एनबीएफसी फैक्टरिंग के बिजनेस में इंटर कर गए। ठीक है, साथ ही साथ उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर लिखी गई हैं कि जो इनवाइस का जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है उसको भी सरकार ने बढ़ा दिया। ओके, एंड ताकि ड्यूल फाइनेंसी वगैरह ना आए, ट्रांसपेरेंसी वगैरह आने लगे। ये सब जनरल चीजें हैं, आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, बट द फैक्टरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज, साथ ही साथ इसमें आपको असाइनमेंट, फैक्टरिंग बिजनेस, रिसीवर्स को भी डिफाइन करने की बात की गई। साथ ही साथ इसमें आरबीआई को भी एम्पावर किया गया कि आप लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं आप सेक्शन 3 के तहत में। ओके, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपको आरबीआई ने जनवरी 2022 में कुछ रेगुलेशंस भी बनाए थे। ये थोड़ा सा एक्ट को आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर जो लिखा गया अलग से नहीं। तो ये फैक्टरिंग था, बिल डिस्काउंटिंग था, और फैक्टरिंग के तहत 2021 में अमेंडमेंट लगी, ये बातें की गई। नेक्स्ट बात करते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की। अब बजट 2021 में दो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात की गई थी और उसको बनाया भी गया। एक कंपनी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और दूसरी इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि 7 जुलाई 2021 को बनाई गई थी, इसमें मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिसमें कैनरा बैंक का सबसे ज्यादा जो कि करीब 12% का शेयर होल्डिंग इसमें आपको मिलता है। बेसिकली ये इक्विटी और डेट, ये दोनों को कैपिटलाइज या फिर उसके रेजोल्यूशन का काम करता है। इसका लाइफ 5 साल तक का रखा गया है। ये बॉडी 5 साल तक के लिए भी फिलहाल बनाई गई। ठीक है, साथ ही साथ ये 2 लाख करोड़ तक के मल्टीपल फेजेस में जो स्ट्रेच एसेट्स होते हैं उनको अटैच कर सकते हैं 15 और 85 की स्ट्रक्चर में, यानी कि 15% कैश हो और 85% सिक्योरिटी रिसीट्स के अंडर में इसको कर सकते हैं। ओके, स्ट्रेच एसेट्स को ये अक्वायर भी कर सकते हैं और ये आरबीआई के फ्रेमवर्क के अंडर में काम करती है, यानी कि आरबीआई इनको गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। उसी तरीके से एक दूसरी बॉडी बनाई गई 3 सितंबर 2021 में, इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, जिसका मिनिमम 51% ओनरशिप प्राइवेट बैंक के पास है। उसके बाद जो बचा बैलेंस वो पब्लिक सेक्टर के पास में। तो बेसिकली ये बॉडी क्या करती है, ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के काम में सहायता प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये भी आरबीआई के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो दो बॉडी का यहाँ पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस से इनका काम बनाई गई है और बजट 2021 में भी इनकी बात की गई थी, उसके बाद इनको बनाया गया था। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था आपको मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड और बैंक्स एंड एनबीएफसीज में जो रिफॉर्म्स वगैरह जो भी बातें की जाती हैं उससे रिलेटेड ये आपका चैप्टर था। और हमने कितना पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा ना इसमें? हाँ, 2 चैप्टर पढ़ा। इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा हो जाता है। ऑलरेडी मुझे लगता है काफी 1 घंटे से ज्यादा का हो गया है। इसके बाद अगेन 2 चैप्टर हम अलग चैप्टर में अलग वीडियो में ले लेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।